आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल में। यदि आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हमारे चैनल से प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफ़गानिस्तान और चौथा है श्रीलंका। इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ में होती रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। उत्तर पश्चिम दिशा में भारत स्थित है जबकि संपूर्ण पाकिस्तान का जो भाग है वो संपूर्ण भाग आ जाता है, संपूर्ण भाग पाकिस्तान का इसमें आ जाता है और अफ़गानिस्तान का पूर्वी भाग इसमें आता है। तो इस तथ्य को आप ज़रूर याद रखेंगे कि भारत उत्तर पश्चिमी दिशा में, पाकिस्तान संपूर्ण भाग और अफ़गानिस्तान का पूर्वी भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में कौन सा शहर स्थित है? पहला ऑप्शन मांडा, दूसरा सुतकांगेडोर, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा दैमाबाद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा जिला, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुतकांगेडोर। अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न 3 है, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 2 जगतपति जोशी, ऑप्शन नंबर 3 रंगनाथ राव, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्र बिष्ट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ही थे जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, ये है दयाराम साहनी। इनका नाम आप याद रखेंगे, इस तथ्य को ज़रूर याद रखेंगे। कई बार ये तथ्य प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का क्रमांक 4, लोथल के खोजकर्ता कौन थे? लोथल जो कि एक स्थल है भारत में, गुजरात में है, उसके खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है गोपाल मजुमदार, ऑप्शन नंबर 2 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 बीबी लाल, ऑप्शन नंबर 4 रंगनाथ राव। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रंगनाथ राव। ये है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ही वे खोजकर्ता थे जिन्होंने लोथल नामक स्थल की खोज की थी। रंगनाथ राव ने रंगपुर नामक स्थल की भी खोज की थी। रंगनाथ राव ने ही रंगपुर नामक स्थल की खोज की थी। वहीं गोपाल मजुमदार ने चनहुदड़ो की खोज की थी। चनहुदड़ो की खोज की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने की थी। और बीबी लाल ने रोपड़ नामक स्थल की खोज की थी। रोपड़। तो इस तथ्य को ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बता दिया है कि रोपड़ के खोजकर्ता हैं बीबी लाल। आपके ऑप्शंस हैं गोपाल मजुमदार, ऑप्शन 2 बीबी लाल, ऑप्शन 3 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीबी लाल। ये हैं बीबी लाल। इन्होंने ही रोपड़ नामक स्थल की खोज की थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि भारत के पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 रावी, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रावी। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है और यह हड़प्पा शहर मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। इसकी खोज
1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा से निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कि हड़प्पा में से दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 वृहद स्नानागार, ऑप्शन नंबर 2 प्रसाधन सामग्रियाँ, ऑप्शन नंबर 3 शतरंज का बोर्ड और ऑप्शन नंबर 4 अन्नागार। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अन्नागार। अन्नागार मिले हैं हड़प्पा के स्थल से। वहीं वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वृहद स्नानागार। वहीं प्रसाधन सामग्रियाँ प्राप्त हुई है चनहुदड़ो से और शतरंज का बोर्ड प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली नामक स्थल है जहाँ से शतरंज का बोर्ड प्राप्त हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्नागार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर की ईंटों का आकार वक्राकार था? आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर की ईंटों का आकार वक्राकार था। ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चनहुदड़ो यही वह स्थल है जहाँ की ईंटों का आकार वक्राकार था और चनहुदड़ो को ही सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जबकि धोलावीरा भारत में स्थित है एवं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सिंधु घाटी के किस शहर में द्विफसलीय खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपका पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा धोलावीरा, तीसरा कालीबंगा, चौथा हड़प्पा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा ही वह स्थल है जहाँ से द्विफसलीय खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में भारत में है, राज्य राजस्थान में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। वहीं रोपड़ पंजाब में है, धोलावीरा गुजरात में है और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में द्विफसलीय खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। इस तथ्य को ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, लोथल शहर में निम्न में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से लोथल से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यज्ञ वेदिकाएँ, ऑप्शन नंबर 2 प्रसाधन सामग्रियाँ, ऑप्शन नंबर 3 गोदीवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 स्नानागार। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा ही वह साक्ष्य है जो कि लोथल शहर से प्राप्त हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रसाधन सामग्रियाँ ये चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि यज्ञ वेदिकाएँ ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जबकि स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वृहद स्नानागार। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदीवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। बनावली शहर की क्या विशेषता थी? आपको बताना है कि निम्न ऑप्शंस में से बनावली शहर की क्या विशेषता थी। ऑप्शन नंबर 1 है घोड़े की हड्डियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है सड़कें एक दूसरे को स्टार पे काटती हैं, ऑप्शन नंबर 3 शैलकृत जलकुंड, ऑप्शन नंबर 4 चावल के साक्ष्य। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़कें एक दूसरे को स्टार पे काटती हैं। सड़कें एक दूसरे को स्टार पे काटती हैं, इसका मतलब है कि यहाँ जो सड़कें प्राप्त हुई हैं वो एक दूसरे को स्टार की आकृति में काटती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ जो सड़कें प्राप्त हुई हैं एक दूसरे को स्टार की आकृति में काटती हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सड़कें एक दूसरे को स्टार के आकार पर काटती हैं। शहर का नाम याद रखेंगे, बनावली शहर स्थित। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से किसका अर्थ है सफ़ेद कुआं? दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से किसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा और ऑप्शन नंबर 4 बनावली। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। धोलावीरा ही वह स्थल है जिसके शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहीं बनावली जो है ये भी भारत में स्थित है। इस
प्रश्न का उत्तर जरूर याद रखेंगे। सफ़ेद कुआं का अर्थ होता है धोलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि कालीबंगा जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है काले रंग का बैग, ऑप्शन नंबर 3 है काला घोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है जले हुए दाने। क्षमा करें, यहाँ डेन लिखाया है, ये दाने होगा, दाने, जले हुए दाने। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काले रंग की चूड़ियाँ। आपको शब्द से ही क्लियर हो जाएगा कि कालीबंगा ये जो स्थल का है, कालीबंगा, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आपको इसको तथ्य को याद रखना है, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे नखलिस्तान भी कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रोपड़, ऑप्शन नंबर 2 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 है चन्हुदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 है लोथल। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही वह स्थल है जिसे नखलिस्तान, नखलिस्तान कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है। इसे मोहनजोदड़ो को एक और भी शब्द से कहा जाता है, याद रख लेंगे, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से स्थल क्रमशः सतलज, हिंडोन, दाश्क नदी के तट पर स्थित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थल दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्रमशः सतलज, हिंडोन और दाश्क नदी पर कौन से शहर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ऑप्शन नंबर 2 रोपड़, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, ऑप्शन नंबर 3 राखीगढ़ी, लोथल, बनावली, ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोपड़, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। इसको आप याद रखेंगे। रोपड़ जो कि पंजाब में है, ये स्थित है सतलज नदी के तट पर। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये है हिंडोन नदी के तट पर। और सुतकांगेडोर जो कि स्थित है पाकिस्तान में, ये स्थित है दाश्क नदी के तट पर। तो इसका उत्तर आप जरूर याद रख लेंगे इस तथ्य को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोपड़, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर। इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे वो अपने जीवन यापन के लिए कौन सा मुख्य व्यवसाय करते थे? उनका मुख्य व्यवसाय आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पशुपालन, ऑप्शन नंबर 2 है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि, ऑप्शन नंबर 4 है मत्स्य पालन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया करते थे। कृषि को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि को मुख्य व्यवसाय बनाया करते थे, जबकि पशुपालन जो था कि दूसरा मुख्य व्यवसाय बन गया था। पशुपालन दूसरा मुख्य व्यवसाय बन गया था। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। इसको याद रखेंगे। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होते रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शंस दिए गए हैं, पशुपालन, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा वस्त्र उद्योग, चौथा कृषि। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पशुपालन, जबकि प्रथम व्यवसाय था कृषि और दूसरा व्यवसाय था पशुपालन। तो ये आज का उत्तर हो जाएगा पशुपालन। इसको आप याद रखेंगे। इसके लिए उत्तर हो जाएगा पशुपालन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। ये कौन सा? हाँ, प्रश्न क्रमांक 18। सिंधु घाटी सभ्यता के पीपल पत्ते की मुहर भारत के किस पुरस्कार में दी जाती है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पीपल पत्ते की मुहर भारत के किस पुरस्कार में दी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है
पद्मश्री, ऑप्शन नंबर 2 है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर 3 है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर 4 है भारत रत्न। आपको ज्ञात होगा, अगर ज्ञात नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें पीपल के पत्ते भी मिले हुए हैं। उन पीपल के पत्तों में जानवरों की आकृति अर्जित है। इन्हीं पीपल के पत्तों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के रूप में दिया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत रत्न। इसको याद रखेंगे। पीपल के पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ इस आकार में पीपल के पत्ते होते हैं और इसमें आपका जानवर की फ़ोटो बनी होती है, या कि मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन शायद बैल की फ़ोटो इसमें बनी होती है, बैल। तो इस प्रकार से भारत रत्न भी इसमें इस प्रकार का पुरस्कार रहता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न में जो पीपल का पत्ते दिए जाते हैं, मतलब एक मुहर के तौर पर, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिए गए हैं। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में भी अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते थे। उसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक उनकी जनसंख्या किस प्रजाति के लोगों की थी। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन नंबर 2 है अल्पाइन, ऑप्शन नंबर 3 है भूमध्य सागरीय और ऑप्शन नंबर 4 है मंगोलियन। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय ही वह जनसंख्या का प्रतिशत था जिसमें सर्वाधिक लोग निवास करते थे। इसका अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक जनसंख्या भूमध्य सागरीय थी। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। सिंधु घाटी सभ्यता में नीलमणि का आयात कहाँ से होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे जैसे विकास होते गया, आयात निर्यात की गतिविधियाँ भी करते चले गए। इसी में आपको बताना है कि नीलमणि नाम का जो रत्न होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में नीलमणि का आयात कहाँ से होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नीलमणि का आयात कहाँ से करते थे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही वह स्थल है, जगह है, जहाँ से नीलमणि का आयात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना है। आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये ज़रूरी सिद्ध हो सकता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, नीलमणि का आयात। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समाज भी बसाया करते थे, तो उनके समाज का एक प्रकार से गुण बोल सकते हैं। समाज से गुण कैसा था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक की शब्द का अर्थ होता है कि इनमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माताओं और बहनों को अधिक महत्व देते थे, उनका बराबर सम्मान करते थे पुरुषों के जैसे ही। तो मातृसत्तात्मक यहाँ का समाज बोल सकते हैं, मातृसत्तात्मक समाज था। इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं जब हमने देखा था कि हड़प्पा में आपकी पृथ्वी देवी की मूर्तियाँ मिली थी। पृथ्वी देवी की मूर्तियाँ मिली थी। साथ ही वहाँ पर नारियों की मूर्ति मिली थी, नारियों की कांस्य की मूर्तियाँ मिली थी, नारियों की कांस्य की मूर्तियाँ मिली थी। इससे ये सिद्ध होता है कि इनका जो समाज था मातृसत्तात्मक था और यहाँ पे स्त्रियों को अधिक सम्मान दिया जाता था। तो इसका उत्तर होगा मातृसत्तात्मक। इस तथ्य को ज़रूर याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे जैसे विकास होते गया, अपने लिखने की पद्धति, लिखने की लिपियाँ विकसित करते चले गए। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी, जिसको सिंधु लिपि भी कहते हैं, किस ओर लिखी जाती थी? आपका पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर 2 है दाएं से बाएं, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों ही, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं। दाएं से बाएं, इसका अर्थ है कि वो इस तरह से शुरू करते थे और इस तरफ लिखते थे। वर्तमान में हम किस प्रकार से लिखते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ तक जाते थे। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी, इसको सिंधु लिपि बोलते हैं, वह दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। इसको आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। किसने सिंधु घाटी सभ्यता को पुरोहितों का शासन बताया था?
अलग अलग खोजकर्ताओं ने अपने अपने हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की व्याख्या की थी। उसमें से आपको बताना है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता को पुरोहितों का शासन बताया था। उन्होंने कहा था, इसमें से किसने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिक शासन है, जिनका अधिक प्रभुत्व है, वो है पुरोहित। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टुअर्ट पिगट, ऑप्शन नंबर 2 है फेयर सर्विस, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 4 है DK चक्रवर्ती। ये चारों ही खोजकर्ता हैं। आपको बताना है कि पुरोहितों का शासन इसमें से किसने कहा था। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ही वह खोजकर्ता थे, या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार से भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को पुरोहितों का शासन बताया था। इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। इस आंसर को जरूर याद रख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को पुरोहितों का शासन बताया था स्टुअर्ट पिगट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य को डेस्क नहीं है, ये हो जाएगा यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया हुआ है। यूनेस्को जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, UN संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, जो कि अलग अलग प्राचीन स्थलों को विश्व विरासत की सूची में शामिल करती है। आपको बताना है कि इसी यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन साक्ष्यों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। आपका पहला ऑप्शन है योगी पशुपतिनाथ की मूर्ति, दूसरे हैं हाथी का कपाल खंड, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C उपरोक्त दोनों ही। इसका अर्थ है कि यूनेस्को ने योगी पशुपति की मूर्ति एवं हाथी का कपाल खंड दोनों को ही अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया हुआ है। इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे कि योगी पशुपतिनाथ की मूर्ति और साथ ही हाथी का कपाल खंड दोनों ही विश्व विरासत की सूची में शामिल है, उपरोक्त दोनों। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 25। खोजकर्ता ऑरेल स्टीन ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसे बताया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहरीकरण होता गया और विकास होता गया, वैसे वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लग गया। बहुत से कारण थे, अलग अलग खोजकर्ताओं ने, अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग कारण दिए उसके पतन के। सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे अपने पतन की ओर चली जाती गई और एक समय आया कि सिंधु घाटी सभ्यता इस स्थिति में आ गई कि उसकी खोज करनी पड़ गई। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था ऑरेल स्टीन के हिसाब से। खोजकर्ता ऑरेल स्टीन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कारण था पतन का। ऑप्शन नंबर 1 है भूकंप, ऑप्शन नंबर 2 है बाहरी आक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 है महामारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जलवायु परिवर्तन। ये है ऑरेल स्टीन, ये खोजकर्ता थे। इन्होंने ही कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। वहाँ पे कोई बाढ़ आई होगी, वहाँ पे कोई भूचाल आया होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, उसके कारण यहाँ के लोगों का एक प्रकार से विस्थापन हो गया। यहाँ पे पूरा सभ्यता थी वो उजड़ गई। तो इसका अनुमान लगाया है खोजकर्ता ऑरेल स्टीन ने। श्योर तो ये भी नहीं थे कि इन्होंने क्या कारण होगा, लेकिन इन्होंने एक अनुमान लगाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोजकर्ता ऑरेल स्टीन के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। तो ये है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे से अच्छे सामान्य अध्ययन के वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंच जाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई अगर आपको डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपके डाउट को सुलझाने का ज़रूर प्रयास किया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।